नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाठिया और एमकेएच की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 7 की इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है हमारी अतीत भाग 2 उसका अध्याय नंबर 4 करने वाले हैं मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल एम्परर्स। देखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों और संस्कृतियों में इतनी विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासक संबंधी जो विचार लागू किए वो उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुगल कौन थे? देखिए, मुगल जो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया जो मंगोल जो हम पीछे के अध्याय में पढ़ करके आए हैं, पिछले अध्याय में मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। लेकिन पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई के वंशज थे। वर्तमान तुर्की यानी जो आज जो तुर्की है उसकी बात हो रही है। परंतु मुगल अपने को मुगल और मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उन्हें इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है तैमूर और उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है 1702 से 1712 के मध्य में तैमूर है। उनकी दाहिनी और उनका पुत्र मिरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लक्कड़ दादा था और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा, तैमूर की बाई और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी और तीसरे और चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है। उनकी दाईं और उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल सैन्य अभियान देखिए, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसी समय केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत से हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। आगे हम आएगी वो तालिका तो पढ़ेंगे, उसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे। मुगलों और अहोम, सिखों एवं मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर है? क्या औरंगजेब के शासन में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन के युद्ध का अंत हो पाया? देखिए, आइए हम आगे पढ़ेंगे। मुगल सम्राट तालिका 1 शुरू होती है। प्रमुख अभियान और जो घटनाएं हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों। ये बाबर 1526 से 1530 के बीच में रहे। ये ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया।
1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद आते हैं हुमायूं 1530 से 1540 और फिर पुनः 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर, उसके बाद आते हैं अकबर 1556 से 1605। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, 1556 से 1570, 1570 से 1585 और 1585 से 1605। देखिए बहुत ही रोचक तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाई। 1568 में सिंसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। अगला आता है 1570 से 1585। इसके मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाई, जिसे 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। उसके बाद 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का और विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर 1605 से 1627 के बीच रहे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। फिर उत्तर पश्चिम में बलख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ से चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। फिर 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। देखिए, इसने अपने ही पिता को जिंदगी भर के लिए आगरा में कैद कर दिया था। औरंगजेब 1658 से 1707 के बीच। 1663 में उत्तर पूर्व के अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह किया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ों, राजपूतों के मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया।
इसका कारण था कि उनकी अंतिम राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाई। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहमों और दक्कन के मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकार की परंपराएं क्या थी, उनके बारे में देखते हैं। चलिए, मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, यानी ज्येष्ठ पुत्र उनके यहाँ उत्तराधिकारी नहीं बनता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायाद? तो आप जानते हैं कि शहदायाद ही सबसे बढ़िया तरीका है, ताकि सभी भाइयों में बराबर बंटवारा हो सके। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, तालिका 101 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि मुगलों ने अन्य शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए। हर उसके बाद जैसे एक बाप हुआ, आपको पता है कि ये 7 शासकों की चैन चली कि इनमें उनके पुत्र जो वंश परंपरा है वो चली, तो वंश परंपरा के तहत उसके बेटे ने फिर आगे अभियान किया, फिर उसका बेटा शासक बना। आगे से आगे जो उनके पुत्र शासक बनते गए, उन्होंने उनके सैन्य अभियानों को लगातार आगे बढ़ाई रखा। जिन्होंने उनके सत्ता को स्वीकार करने से इनकार किया, उनके विरुद्ध लगातार अभियान किए। जब मुगल सत्ता शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, और राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विद्रोह भी किया, विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया। उन्हें अपनी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने और परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 देखें। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ कि वो जेल से, कैदखाने से भाग निकले थे। मनसबदार और जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र शामिल होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरकार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। अब जात की श्रेणियां, यानी 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा
हजार जात वाले अभिजातों के दर्जा अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? चलिए आगे देखते हैं। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए ले जाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहते थे, और तकरीबन इक्ताओं के समान ही थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके करें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जबत और जमींदार, देखिए मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का उपयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जबत कहा गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि पर निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सके। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा या आईने अकबरी, देखिए ये क्या है। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेवना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोमांचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। अकबर की नीतियां, नज़दीक से एक नज़र। अकबर की जो नीतियां थी उन पर स्पेशली एक नज़र डालते हैं। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। देखिए प्रश्न ये आ सकता है कि आईने अकबरी किसने लिखी थी, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट है कि अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे।
प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी जो होता था, सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था, फौजदार जो कि सेना नायक होता था, और कोतवाल जो कि नगर का पुलिस अधिकारी था। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा कर देती है। यह अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल में इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। सुलह कुल क्या था ये देखिए। अकबर की सुलह कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हैं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का क्या बना देखिए। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% सवे उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी किसान शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की सोच भी नहीं सकते थे। वे अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के जो सेवक थे सवे ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया।
यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपने मुगल जो शासक है, मुगल जो सम्राट हैं अब तक जो रहे, उनके बारे में आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ा है। तो चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं पाठ्य पुस्तक से। यहाँ पर फिर से याद करें में दिया गया है कि सही जोड़े बनाइए। देखिए, मनसब यानी कि मारवाड़, मंगोल गवर्नर, सिसोदिया राजपूत, उज्बेक, राठौड़ राजपूत, मेवाड़, नूरजहां, पद और सूबेदार जहांगीर। देखिए, ये अलग अलग इन्होंने कुछ तालमेल नहीं बैठता है, तो अपने को इसमें मिलान है। जैसे देखिए, मनसब का मतलब होता है पद, मनसब का मतलब होता है पद, और मंगोलों में उज्बेक आते थे। सिसोदिया राजपूत ये मेवाड़ से थे, राठौड़ राजपूत मारवाड़ से थे, तो आप मारवाड़ से इन्हें मिलाएंगे। नूरजहां जहांगीर से रिलेटेड थी, और सूबेदार गवर्नर से रिलेटेड थे, यानी गवर्नर होते थे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पर देखिए क जो पहला है कि डैश यानी रिक्त स्थान दिया गया है। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। तो देखिए काबुल जो है वो अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम की राजधानी थी। अगला प्रश्न है दक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर डैश और डैश थी, यानी 3 का नाम बताया गया है, 2 का नाम हमें बताना है कि यहाँ पर बीजापुर और गोलकुंडा आएगी। अगला है यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन को द्योतक था तो सवार डैश उसके डैश को दिखाता था, यानी सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी रिक्त स्थान के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। तो क्या कौन सा विचार गढ़ने में? सुलह एक कुल गढ़ने में, सुलह गुड जो विचार था वो गढ़ने में उसकी मदद की थी। अगला प्रश्न देखिए, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे? तो मुगल साम्राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत दिल्ली और आगरा थे। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? देखिए, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व भी उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे समय देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? देखिए, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन जो था वो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व ही था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करवाते थे। अगला प्रश्न है शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वान से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? तो देखिए, ये जो है वो काफी महत्वपूर्ण थी। देखिए किस प्रकार कि पहला, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असामंजस्य के लिए उत्तरदायी होती है, यानी हमें धार्मिक रूप से कट्टर नहीं होना चाहिए। ये अनुभव सरकार को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। इन चर्चाओं ने उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अगला प्रश्न है कि मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज यानी अपनी माता की जो साइड से थे उनका वंशज होने पर बल क्यों दिया? तो देखिए, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान जो तुर्की है वहां के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल और मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था।
अगला प्रश्न है कि भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहां तक जरूरी थी। तो देखिए, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्यों के लिए निम्न कारणों से जरूरी थी। कैसे? भू राजस्व ही राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। दूसरा, स्वस्थ प्रशासनिक कार्य इस आय द्वारा ही पूरे किए जाते थे। राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन व अन्य खर्चे की पूर्ति राजस्व पर ही निर्भर था। मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। यह हमारा अगला प्रश्न है कि मुगलों के लिए केवल तुरानी ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। तो देखिए, मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे अलग अलग विभिन्न जो क्षेत्र है वो सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ज्यादातर सरदार जो थे वो तुर्की यानी ईरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने में मदद मिली। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? देखिए, मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में भी बनी हुई है। फिर भी वर्तमान में विविधता में एकता कायम है। भारत में विविध प्रकार की संस्कृतियां जैसे संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व, त्योहार, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि में कई तरह की विविधता देखने को मिलती है। उसी तरह भारतीय समाज में अनेकों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अनेक जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि के लोग रहते हैं। इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। देखिए, इस तरह का जो प्रश्न है वो पहले भी आ चुका है कि क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण है? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों की काल के अपेक्षा कहीं बढ़ गया है? तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे? देखिए, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है वो भी किसी हद तक कृषि पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है वो धीरे धीरे घटता चला रहा है और दूसरे क्षेत्र जैसे उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में बहुत बड़ा है। कहाँ कोई एक इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान नसीब नहीं होते हैं और कहाँ बड़े बड़े परिवार, धनी परिवार जो है वो बहुत करोड़ों अरबों में कमाते हैं। मुगल काल में 5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5% का उपभोग करते थे, जबकि आज लगभग 5% व्यक्ति ही हैं जो देश के 90% संसाधनों का उपभोग करते हैं। तो इस तरह से था हमारा ये प्रश्न। इसमें बहुत ही बेहतरीन आंकड़े दिए गए और मुगलों के बारे में देखिए, ये जो 7 शासकों की सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली जो आपको जानकारी मिली है, ये वास्तव में आपके लिए बहुत ही रोचक प्रद रही होगी। तो चलिए, हमारा अगला अध्याय हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।